हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आइस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 19 नवंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कुछ नए एड ऑन कवर्स किए गए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वो एड ऑन कवर्स क्या हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा पर्टिकुलरली आर्टिकल। फिर मैं बताऊंगा प्रीलिम्स में क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसी के ऊपर। फिर इसी में आप नोटिस कर सकते हैं कि ये GS3 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है किसके ऊपर, सैलिएंट फीचर्स ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर। तो ये जो आर्टिकल समझाऊंगा, इस आर्टिकल के पॉइंट्स को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट ने रिविजिट किया है रेट्रोस्पेक्टिव एनवायरमेंटल क्लियरेंस के ऊपर। अब ये वर्ड पढ़ के आपको बड़ा अजीब सा लग रहा है, सर व्हाट इज दिस रेट्रोस्पेक्टिव, फिर एनवायरमेंटल, फिर क्लियरेंस। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मैं आपको बहुत ही इत्मीनान से समझाऊंगा कि आखिर ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस किस रेस्पेक्ट में बात हो रही है यहाँ पे, और रेट्रोस्पेक्टिव क्यों कहा जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस चीज़ के ऊपर वो भी डिस्कस करूंगा, और इसका इम्पैक्ट क्या है वो भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो इंडोनेशिया की डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी बैठक हुई है इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के साथ, जहां पे ब्रह्मोस मिसाइल को प्रोक्योर करने की बात इंडोनेशिया ने कही है। अब ये होने से कहीं ना कहीं इंडिया की और जो इंडोनेशिया है उसकी डिफेंस टाई दोनों की और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो बड़े बड़े टेक जाइंट्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिमांड करना स्टार्ट कर दिया है हाई क्वालिटी कार्बन रिमूवल क्रेडिट का। बेसिकली कहा जाए कार्बन क्रेडिट की डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बड़े बड़े टेक जाइंट्स। अब यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। आखिर ये जो बड़े बड़े MNCs हैं या फिर जो बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स हैं, ये डिमांड क्यों कर रही हैं इतनी ज़्यादा। तो वहाँ पे आपको रेफरेंस पता चलेगा कि ये जो हैं बड़े बड़े टेक जाइंट्स, इनको ज़रूरत पड़ रही है ड्यू टू देयर डेटा सेंटर्स। अब ये डेटा सेंटर के रेफरेंस में आपको मैं सारी की सारी चीज़ें समझाऊंगा। फिर बताऊंगा यहाँ पे डायरेक्ट एयर कैप्चर के ऊपर डिस्कशन हुआ है, यहीं पे बायोचर के ऊपर डिस्कशन हुआ है। मैं दोनों चीज़ के बारे में एक डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करूंगा। इसके ऊपर वाला जो आर्टिकल ब्रह्मोस था, यहाँ पे आपको मैं ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और साथ ही साथ जो आपकी नेक्स्ट मिसाइल्स होती हैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। क्या होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्या होती हैं क्रूज मिसाइल्स। फिर यहीं पे अग्नि मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सेंटर ने अमेंडमेंट करने की बात बोली है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज और फार्मर्स राइट एक्ट। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आखिर ये जो अमेंडमेंट लाने की बात कह रहे हैं सेंटर, ये क्यों कह रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स का कैसे निवारण करने की बात की गई है। अभी ये अमेंडमेंट हो नहीं गया है, अभी ये प्रपोजल डाला गया है खाली, ठीक है। क्योंकि अभी जब प्रपोजल डालने का मतलब ये होता है कि ये लोग सजेशन मांगे हैं जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं। अब सजेशन जब आएगा तो उसके रिगार्ड में चीज़ें आगे प्रोसेस होंगी, लेकिन यहाँ पे जो मैं की पॉइंट्स बताऊंगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके पेपर के लिए। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आइस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। देखिए पहला आर्टिकल क्या है, आपके सामने बहुत छोटा सा आर्टिकल दिख रहा है। अब ये आर्टिकल देख के लगता है क्या ही इसमें इंपॉर्टेंट होगा। अक्सर क्या होता है, जो आर्टिकल की क्वांटिटी होती है उसके अनुसार आप लोग निर्धारित करते हैं उसका महत्व, या उसके अनुसार उसके लिए निर्धारण होता है कि भैया ये तो सिग्निफिकेंट है या फिर ये रेलेवेंट नहीं है। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, पहले मैं आर्टिकल समझाता हूँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हुआ क्या है, आपको एक बात पता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मतलब एक ऐसी बीमा योजना जो कि फसल के लिए, जिस तरह से लाइफ इंश्योरेंस होता है, ये बेसिकली क्रॉप इंश्योरेंस है। अगर कभी भी आप किसान हो या मान लो मैं किसान हूँ, मैंने कोई खेती कर रखी है, तो व्हाट इफ मेरी खेती तबाह हो जाए ड्यू टू एनी नेचुरल कॉजेस, तो उस केस में क्या होगा, कौन इंश्योर करेगा। तो ये जो योजना बनाई गई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका पर्पस क्या है, अगर कभी भी क्रॉप लॉस हो रहा है तो उसको कंपनसेट करने का काम सरकार करेगी इस स्कीम के माध्यम से। ठीक है, ये तो एक साधारण मैंने ओवरव्यू दे दिया। अब जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि भैया ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके अंदर जितने भी हमने क्रॉप लॉसेस के रीजंस बताए थे, अब उसमें ऐड ऑन कर दिया है कि अगर कभी भी क्रॉप में वाइल्ड एनिमल अटैक की वजह से, साथ ही साथ पैडी इनंडेशन या पूरी तरीके से डूब जा रहा है आपका खेत, उसमें ऐसी स्थिति आ रही है, तो वहां पे भी वो कवर होगा किसके अंडर में, जो आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी 1 से 2 दिन पहले मैंने आपको एक आर्टिकल समझाया था जहां पे बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वाइल्ड एनिमल का या फिर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे एक नेचुरल डिजास्टर कहा जाना चाहिए। उसी के 2 से 3 दिन बाद आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, वाइल्ड एनिमल अटैक को उठा के
इंक्लूड कर दिया गया है। कहाँ पे? जो आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ठीक है। अब जो वाइल्ड एनिमल का डैमेज होता है उसको 5th एड ऑन कवर में डाला गया है और लोकलाइज रिस्क की कैटेगरी में रखा गया है। बट अब इसमें कंडीशन ये डाली गई है, अगर कभी भी मेरी खेती या फिर आपकी किसी की भी खेती अगर कभी भी लॉस होती है ड्यू टू दीज रीजंस, तो क्या करना होगा? विद इन 72 आवर्स ऐप इंश्योरेंस, जो क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है, वहाँ पे जियो टैग्ड फोटो को डालना होगा अगर मुझे कंपनसेशन चाहिए। तो ये तो आर्टिकल की बात हुई। अब यहाँ पे इनफ हो चुका है, लेकिन अब मैं आपसे बात करता हूँ कि आखिर ये जो कवरेज होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, ये कैसे हो जाता है। तो यहाँ पे 2 लेवल पे कवरेज होता है। एक तो स्टैंडर्ड कवरेज है। यहाँ पे क्या होता है, अगर कभी भी आपका नेचुरल रिस्क जैसे ड्रॉट्स, फ्लड, अनसीजनल रेनफॉल, फायर, पेस्ट, डिसीजेज, ये सारे कारण हैं और इस कारण से कभी भी खेत बर्बाद हो रहे हैं, तब कवर होंगे। नेक्स्ट क्या है? एड ऑन कवर्स, मतलब इसके ऊपर भी कुछ एड ऑन कवर्स दिए गए हैं, जो कि जनरली अभी तक 4 थे, 5वां अब और ऐड कर दिया गया, जिसमें पहला क्या था? हेल स्टॉर्म डैमेज, लैंडस्लाइड, पेस्ट, अनसीजनल रेनफॉल, फिर देखो फ्रॉस्ट, कोल्ड वेव्स, साइक्लोन्स, फिर यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स का अटैक, ये ऐड कर दिया गया है। तो ध्यान दो, साइक्लोन्स भी है, वाइल्ड एनिमल अटैक भी है। तो इन केस आपसे पूछा जाता है कि भाई ये बताइए क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वाइल्ड एनिमल अटैक इंक्लूड है या नहीं है, तो आप बोलोगे जनरली तो नहीं है सर, लेकिन अब जब सुप्रीम जो आपका यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उन्होंने इस चीज़ को इंक्लूड कर दिया है, तो वो आंसर आपका सही हो जाएगा। अब बोलो सर आप इतना बोल रहे हो, क्या इसके लिए कोई रिलेवेंस है? बिल्कुल है, आप इसको नोटिस करिए। यूपीएससी 2016 का सवाल, ये क्या कह रहा है? एज इट इज पढ़िए कि ये स्कीम कवर करती है क्या? साइक्लोन और अनसीजनल रेनफॉल। आप ध्यान से देखिए, एग्जैक्टली वही सेम चीज आई है कि नहीं आई है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपको वो पता होना चाहिए, तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग पाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बेसिकली सही हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? भैया इस स्कीम के अंदर जितनी भी क्रॉप्स होती हैं, हर एक क्रॉप पे अगर चाहिए फार्मर को इंश्योरेंस, तो यूनिफॉर्म प्रीमियम पे करना होगा। क्या ऐसा है? एब्सोल्युटली नॉट। अरे भैया राबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, सब में अलग अलग परसेंटेज होता है। एक में आपको 1.5% देना पड़ेगा, एक में 2% देना पड़ेगा। तो ये नहीं कि यूनिफॉर्म 2% ही देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कह दिया एनी क्रॉप्स। अरे एनी क्रॉप तो बहुत ब्रॉड हो गया ना। अगर हॉर्टिकल्चर कमर्शियल क्रॉप कर रहे हो तो आपको 5% प्रीमियम देना पड़ेगा, तो यूनिफॉर्म प्रीमियम नहीं है। तो वन स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, 2 इज द राइट वन, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है और वो वर्डिक्ट थोड़ा डिफर हुआ है, ठीक है। अब पहले आपको समझाता हूँ मैं ओवरऑल केस क्या हुआ है। 3 जज की बेंच सुप्रीम कोर्ट में बैठी थी। वहाँ पे उन्होंने इस वर्डिक्ट के ऊपर, एक वर्डिक्ट आया था किसका? जो 16 मई का वर्डिक्ट था, उसमें इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हुआ है। पहले मैं आपको वर्डिक्ट बताता हूँ और एक बार अच्छा खासा आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता हूँ कि होता क्या है। मान लेते हैं, ठीक है, मान क्या लेते हैं कि भैया 1 जनवरी 2025 को, ठीक, 1 जनवरी 2025 को कुछ एनवायरमेंटल लॉज आते हैं या कुछ एनवायरमेंटल की नोटिफिकेशन रिलीज करती है सरकार, और यहाँ पे कहती है कि भैया जितने भी, अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है तो आपको ये XYZ अप्रूवल आपके पास होना चाहिए। तो टेक्निकली देखा जाए तो भैया अगर कभी कोई बिल्डिंग बना रहा है तो 1 जनवरी 2025 के बाद से कभी भी XYZ अगर कोई चीज़ें नहीं ऐड ऑन होंगी तो वो कहीं ना कहीं वॉयलेट करेंगी इस लॉ को, जो भी लॉ बनाया गया है। लेकिन अगर कहा जा रहा है भैया इसका इंपैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव होगा, तो व्हेन आई एम सेइंग रेट्रोस्पेक्टिव, इसका मतलब क्या है कि अगर 2023 में भी कोई बिल्डिंग बनी है तो उसको भी टेस्ट किया जाएगा कि क्या वो XYZ जो प्रोटोकॉल्स हैं या प्रोविजंस हैं इस नए आपके जो एक्ट हैं, अगर उसको फॉलो कर पा रही है तब तो ठीक है, नहीं तो 2023 में जो है वो वॉयलेट करता हुआ पाया जाएगा। तो आप समझो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या है? अगर कोई एक्ट प्रेजेंट में पारित किया जाएगा तो टेक्निकली देखा जाए तो फ्यूचर असेंडिंग ऑर्डर चलेगा ना, आगे चलेगा। लेकिन अगर कहना रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा तो पीछे भी इफेक्ट करेगा वो। तो यहाँ पे वही सेम चीज हो रही है कि गवर्नमेंट अगर कोई भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस अगर लेकर के आती है, बोलती भैया इन सब इंडस्ट्रीज को एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलेगा, तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो जो पीछे बैक में जो इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया है टेक्निकली, तो क्या वो कवर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? तो सेंटर ने उसको एग्जाम कर दिया। सेंटर ने कहा कि भाई साहब ये चीज़ें करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि पहले जो इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं उसमें गवर्नमेंट सेक्टर्स भी हैं, उसमें प्राइवेट भी हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को, कोई एनवायरमेंटल नोटिफिकेशन है
जो कि कह रही है कि भैया आपको इतने सारे प्रोविजंस को, इतनी सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, तो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए होगा। पास्ट में जो प्रोडक्ट बन चुके हैं इतनी सारी कॉस्टिंग पे, उनके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई को वर्डिक्ट में कहा था भाई साहब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इंपैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव भी पड़ेगा। मतलब अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि पास्ट में बन चुका है और उसने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया है क्योंकि उस समय नहीं था वो उस तरीके से, और अगर फ्यूचर में हुआ है तो फ्यूचर में ले जाके उसको पास्ट से जोड़ करके आपको वायलेशन में डाल के हटा दिया जाएगा, ये कहना था। तो यहाँ पे अलग अलग बेंचेस ने अलग अलग बात कही है। तो बात में क्या कहा है, जो मेजॉरिटी ओपिनियन है उन्होंने कहा है भाई साहब जो रेट्रोस्पेक्टिव एनवायरमेंटल क्लियरेंस है उसको स्ट्राइक डाउन करने की बात कही। उन्होंने कहा भैया अगर हम पीछे जाकर के उन इंडस्ट्रीज को देखेंगे कि क्या आपने एनवायरमेंटल क्लियरेंस लिया है या नहीं लिया है, और अगर नहीं लिया है तो उसको तोड़ देंगे, तो अगर तोड़ देंगे तो उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 24 सेंट्रल प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कॉस्टिंग 78,000 करोड़ है अप्रॉक्सीमेटली, जो कि अलग अलग स्टेट्स में फैले हुए हैं। अगर इनको डिवास्टेट कर देंगे ये बोल के कि भैया आपने एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया था तो इस वजह से आपको हम हटाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो पब्लिक एक्सचेकर है उसको लॉस हो जाएगा 2.2 लाख करोड़ का। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी ओपिनियन जिसमें सीजीआई बीआर गवई भी ऐड थे, वो ओपिनियन कहीं ना कहीं क्या कह रहा है, वो ओपिनियन दिखाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है जुडिशरी, वो कहीं ना कहीं क्या है, जो पब्लिक का मनी है उसके साथ इन्वायरमेंटल बैलेंस भी करने की कोशिश करती है। ठीक है, ये चीज़ किसने, मेजॉरिटी ओपिनियन ने कही। फिर उसी में जो आपका दूसरा ओपिनियन था, जैसे आपका उज्जवल भिवान ने, उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा है कि भाई रेट्रोस्पेक्टिव एनवायरमेंटल क्लियरेंस ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, जो वॉयलेटर्स हैं जिन्होंने पास्ट में वॉयलेट कर रखा है एनवायरमेंटल लॉज, हम उनको मजबूती दे रहे हैं, और ये चीज़ करना सही नहीं है। ये किसने कहा है, जो जजेस इस ओपिनियन के साथ एग्री नहीं कर रहे थे उन्होंने ये बात बोली है। अब यहाँ पे आपको पता क्या होना चाहिए, देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि कैसे रेट्रोस्पेक्टिव है कैसे प्रोस्पेक्टिव है, बट आपको सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल क्या बताया था कि अगर 2025 1 जनवरी को कोई भी लॉ बनेगा तो उसका इफेक्ट आगे की तरफ होना चाहिए। ये नहीं कि आप पीछे जाकर के 2024 में देखोगे, बोलोगे भैया 2024 में ये काम हुआ था लेकिन आपने ना ये नियम कानून फॉलो नहीं किया, तो 2024 वाला बोलेगा कि भाई उस समय तो नियम था ही नहीं, लेकिन अब 2025 से बोलोगे 2025 में आया तो इसमें आपको कवर करना पड़ेगा, तो वही होगा ना कहीं बोला जाएगा यार वो तो था ही नहीं उस समय, तो कैसे हमें कवर कर रहे हो। लेकिन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के रिगार्ड में सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दी थी मई में, तो वहाँ यही कहा था कि भैया अगर कोई इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया गया है प्रॉपर तरीके से, तो उसके लिए पीछे जाकर के जो जो चीज़ें विदाउट क्लियरेंस हुई हैं उन सबको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी पे यहाँ पे फाइनल जजमेंट आ चुकी है, जहाँ पे जो मेजॉरिटी है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि भाई ये करना ठीक नहीं होगा, आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है कि जो आपका डेवलपमेंट है और जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है उसमें बैलेंस कहीं ना कहीं आता है। इकोनॉमिक लॉसेस को प्रिवेंट करना और जॉब लॉस को भी कहीं ना कहीं प्रिवेंट करना, ये चीज़ कहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस है, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ को कहा है। साथ ही साथ ये भी चीज़ कही गई है कि भैया एक्सेप्शनल केस में रेट्रोस्पेक्टिव अप्रूवल विद पेनल्टीज हो सकता है, मतलब बजाय उसको पूरा डिमोलिश करने के हम उसके ऊपर पेनल्टीज लगा दो कि भैया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डालोगे तब तो हटाना पड़ेगा, लेकिन हटाओ मत बल्कि उनके ऊपर पेनल्टीज लगा दो, ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है, जो इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने उन्होंने विजिट किया है। अब विजिट होने पे क्या हुई है, ब्रह्मोस में डील हुई है, इंडिया अब फॉर्मली इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट करेगा क्या, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट प्रोग्राम है उसके अंडर में। प्रीवियसली भी ये चीज़ हुई थी, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उन्होंने भी ये बात हुआ था कि भैया हम और जकार्ता मतलब इंडोनेशिया एक्सपैंड करेंगे बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन। इंडोनेशिया के रिगार्ड में आपको और क्या पता होना चाहिए, इंडोनेशिया के रिगार्ड थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ब्रिक्स का फॉर्मली मेंबर बना है, और इसी बार 2025 में सेकंड ऑप्शन एज इट इज पूछा था, इंडोनेशिया हैज बिकम फुल टाइम मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो क्या है वो एब्सोल्युटली सही है। ठीक है, इस वजह से ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक बार पढ़िएगा, अब मैं आपको सीधा मुद्दे की बात बताता हूँ कि ब्रह्मोस ये जो क्रूज मिसाइल लिखा है इसका फर्क क्या है, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या फर्क होता है। अगर आपको मैं बहुत ही आसान सी भाषा में बताऊं तो जो
बैलिस्टिक मिसाइल होती है बेटा, आप ऐसे मान के चलो ये एक मिसाइल है, ठीक है, ये एक मिसाइल है, अपने दिमाग में ऐसे बैठा लो। अगर इस मिसाइल को एक बार लॉन्च कर दिया गया, ये हवा में गई, जैसे ही हवा में जाएगी तो जाने के बाद यहीं पे आपको, जब तक ये आपके पास रहेगी तो आपको लॉक करना पड़ेगा। एक चीज़ आपने बोल दिया भैया ये एक्स पॉइंट पे जाओ, हम लॉक कर दिए और जा करके वहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा डिवास्टेशन कर देना है। तो द मोमेंट ये फायर होगी और हवा में गई, उसके बाद आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो इसको बिल्कुल भी। क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते हो? क्योंकि ये पूरी तरीके से जा चुकी है, ठीक है, क्या बैलिस्टिक मिसाइल, इसीलिए बोलते हैं फायर और फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करती है। एक बार इसकी स्पीड अगर स्टार्ट हो गई तो उसको रोका नहीं जा सकता है। तो इसी वजह से बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ कहाँ पे होता है? जनरली जो स्टेबल टारगेट होते हैं वहाँ पे किया जाता है। और ये जो स्पीड होती है सुपरसोनिक स्पीड में होती है, मतलब ऑफन ये रडार्स में डिटेक्ट तो हो ही जाती है, लेकिन इतनी स्पीड होती है कि जब तक रडार सोचेगा कि भैया चल के इसको रोको, तब तक अपना काम कर चुकी होती है बैलिस्टिक मिसाइल। वहीं पे जो क्रूज मिसाइल है वो क्या होती है? वो बहुत ही एकदम बोलते हैं ना लो डिसेंडिंग पाथ होता है। आप ऐसे देखो, आप ये समझो बैलिस्टिक मिसाइल एकदम हवा में एकदम चीरते हुए चली जाएगी, वहीं पे क्रूज मिसाइल को देखो ये ऊपर जाएगी, ये रिमोट कंट्रोल मिसाइल है, समझ लो जैसे रिमोट कंट्रोल कार होती है ना, वैसे मिसाइल है, ये जाएगी लो डिसेंडिंग पाथ पे। तो यहाँ पे रडार्स जनरली अच्छे से काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं काम करते हैं? क्योंकि यहाँ पे टोपोग्राफी ऐसी होती है, टेरेन ऐसा होता है, तो रडार कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे पक्षी भी जा रहा है तो लगेगा भैया मिसाइल जा रहा है, पक्षी जा रहा है, ठीक है। तो ये एक रिलेवेंस होती है। क्रूज मिसाइल कहीं ना कहीं क्या होती है? प्रिसाइज अटैक के लिए जानी जाती है, कि आपको बहुत ही स्लो डिसेंडिंग पाथ पे जाएगी, रडार में डिटेक्ट नहीं होगी और स्पीड इसकी सुपरसोनिक नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो ब्रह्मोस और निर्भय मिसाइल है ये आपकी क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में आती है। वहीं पे जो अग्नि मिसाइल है ये आपकी बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में आती है। तो बैलिस्टिक इज लाइक अ बैलून, बैलून है, अगर आपने एक बार हवा में छोड़ा तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो ना, कि आप उसको चैनलाइज करो, रिमोट से कंट्रोल करो, ये सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। तो आप सोच के देखो कि बैलिस्टिक मिसाइल का यूज इस्तेमाल कहाँ पे ज़्यादा होगा? तो बोलोगे सर वहाँ पे इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे जहाँ पर एक टारगेट सेट है, वो जहाँ पे स्टेबल है, बस वहीं पे ले जाके अटैक कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देखिए 23 का क्या लिखा है? बैलिस्टिक मिसाइल आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड। क्या सबसोनिक स्पीड पे चलता है बैलिस्टिक मिसाइल? अपना दिमाग लगा के देखो। वाइल क्रूज मिसाइल आर रॉकेट पावर्ड ओनली एट इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट। अभी मैंने कहा भैया जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो क्या होती है? सुपसोनिक होती है, सुपरसोनिक होती है। फिर देखिए क्या लिखा है? अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। क्या वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? आप सोच के देखो। ब्रह्मोस है सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। भैया ब्रह्मोस आपकी क्रूज मिसाइल है, अग्नि 5 आपकी बैलिस्टिक मिसाइल कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी सही नहीं है। चलो अब यहाँ पे एक बार इसको आप पढ़िएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल का डिफरेंस। सिर्फ एक बार रीडिंग कर लेना आप लोग, पीडीएफ डाउनलोड करके, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली मैंने आपको समझा दिया है क्रूज क्या होता है, बैलिस्टिक क्या होता है। एक बार इनकी स्पीड्स देख लेना, बेसिक मतलब समझ जाना, आपको आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं, इसी पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन ये आपके लिए, आप खुद से इसको अटेम्प्ट करिएगा। बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ोगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है? नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है जो डिमांड बढ़ रही है कार्बन रिमूवल क्रेडिट की। अब हुआ क्या, जो बड़े बड़े टेक जाइंट्स हैं, बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, बात करें गूगल की, तो यहाँ पे क्या है, ये लोग कार्बन रिमूवल क्रेडिट को बहुत ज़्यादा खरीदने पे लगे, मतलब इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कार्बन रिमूवल क्रेडिट की। अब बोलो सर ये लोग कार्बन क्रेडिट की डिमांड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? तो अक्सर होता क्या है कि मान लो जो जितना गंदगी फैलाएगा वो उतनी ज़्यादा सफाई को बारे में बात करेगा, तो बात है। तो जो बड़े बड़े टेक जाइंट्स हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, तो एआई की दुनिया में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं। तो इनके बहुत बड़े बड़े ह्यूज डेटा सेंटर्स होते हैं। अब जो इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा एमिशन भी हो रहा है। जब इतना एमिशन कर रहे हैं ये, तो वो कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी ना उस एमिशन को। अगर ये लोग 100 kg, हाइपोथेटिकल सेंस में, ऑल्दो केजी में नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ खाली, अगर 100 kg ऑफ कार्बन एमिशन कर रहे हैं तो इनको 100 kg को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, ऑफसेट भी तो करना पड़ेगा ना। आपने इतनी गंदगी फैलाई है तो 100 kg के मुकाबले आपको सफाई भी करनी पड़ेगी। तो सफाई को ना करके क्या करते हैं, जनरली का ऑप्शन होता है कि वो कार्बन क्रेडिट लेते हैं कि 100 यूनिट ऑफ एमिशन हमने किया है तो 100 यूनिट कार्बन हम खरीद लेते हैं। तो इसी वजह से ये लोग इतनी डिमांड कर रहे हैं कार्बन रिमूवल क्रेडिट की। अब जितनी डिमांड कर रहे हैं तो जो कार्बन रिमूवल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिमांड और बढ़ जा रही है। अब कार्बन रिमूवल प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, जैसे बायोचर हो गया,
डायरेक्ट एयर कैप्चर हो गया, लैंड रिस्टोरेशन हो गया। इसमें क्या होता है, बायोचर के माध्यम से, अभी आपको मैं बायोचर समझाऊंगा क्या होता है। बायोचर का सीधा सा मतलब ये होता है, जो आपका देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। मतलब जो आपकी लिविंग थिंग होते हैं वो जब पूरी तरीके से रेसिडुअल मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है, या फिर वेस्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, उनको बहुत ही लो ऑक्सीजन के इन्वायरमेंट में गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद उस पूरे प्रोसेस को पायरोलिसिस कहते हैं। फिर जो बनता है वो बायोचर कहलाता है। अगर आप बायोचर को देखोगे तो कोयले जैसा दिखता है, एक बार नेट पे आप डालिएगा। तो बायोचर में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लैंड में फर्टिलिटी लाने का काम करता है, साथ ही साथ इसमें कार्बन भी अच्छी खासी स्टोर हो जाती है। तो बायोचर में अगर ये कहा जा रहा है तो बायोचर में जितना ज़्यादा कार्बन होगा वो चीज़ उतनी सही है। और डायरेक्ट एयर कैप्चर में क्या होता है, यहाँ पे एयर से डायरेक्टली कार्बन को कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये कार्बन रिमूवल प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को स्लो करने में मददगार होती है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं यूपीएससी 25 का क्वेश्चन विद रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर एज इट इज। पूछा ही नहीं पूछा, अब यहाँ पे देखो सिंपल उसी चीज के ऊपर बात हुई है, स्ट्रेट अवे डायरेक्ट एयर कैप्चर है और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, इट कैन बी यूज एज अ मीडियम ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। मैं आपसे पूछता हूँ, हमेशा कभी भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन टैग लगाइए, कांट इट बी। बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है, सेंटर ने अमेंड करने की बात की है, किसको, जो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स एक्ट है उसमें। तो अभी अमेंडमेंट हुआ नहीं है, ये अमेंडमेंट का एक इनिशिएटिव है, जहाँ पे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि भैया इसमें अमेंडमेंट होने वाला है, हम करना चाहते हैं। तो कमेटी और कंसल्टेशन की स्टेज चल रही है, लेकिन अगेन हमें इन सब चीज़ों में नहीं जाना, मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। कुछ की डिस्कशन के एरियाज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ क्या है, अमेंडमेंट ये बात करने के लिए जो आपके वैरायटी के नीड्स हैं वो कहीं ना कहीं अब चेंज हो जाएंगे। मतलब सीड की वैरायटीज़ जो होती थी, अभी तक मान लो सीड की वैरायटी में अलग अलग टाइप्स होते थे, तो अब यहाँ पे क्या है, अब उन्होंने उस वैरायटी को और ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर दिया है। अब उसमें जो जेनो टाइप्स होते हैं, मतलब जो आपके बेसिकली बहुत ही जनोम्स होते हैं सीड के, उसको भी इंक्लूड करने की बात बोली है कि वो भी सीड वैरायटी के अंडर में आएगा। साथ ही साथ सीड की डेफिनेशन को भी एक्सपैंड किया गया है। जो आपकी सीडलिंग्स होंगी, ट्यूबर्स होंगे, बल्ब्स होंगे, टिश्यू कल्चर, आपका प्लांटलेट्स, सिंथेटिक सीड, ये सब के सब सीड की डेफिनेशन में आएंगे। तो ये आप ज़रूर पढ़ लेना। मतलब ये जो अमेंडमेंट करने की बात हो रही है उसमें कह रहे हैं हम सीड की जो डेफिनेशन है अभी तक उसमें अपग्रेडेशन करें, क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब बायोटेक सेक्टर थोड़ा एडवांस हो रहा है, तो उसमें अलग अलग तरीके से टेक का इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से हम इसको भी ऐड करेंगे। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन मतलब है उसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों एस्टेब्लिशमेंट को इंक्लूड करने की बात बोली है। साथ ही साथ जो DUS की गाइडलाइन थी जिसमें डिस्टिंक्टनेस, यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी, इन तीनों के बारे में कहीं ना कहीं रिवाइज किया गया है। इन्होंने कहा है कि भाई साहब ये एक क्राइटेरिया होती थी, अगर कभी किसी सीड को एक प्रॉपर तरीके से बनाया जा रहा है या कभी किसी सीड को कोई ऑथेंटिकेशन मिल रहा है तो वहाँ पे देखा जाता है क्या वो सीड डिस्टिंक्ट है, क्या यूनिफॉर्म है, क्या स्टेबल है। तो ये सारी के सारे टेस्ट जो हैं उसको अब इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब किसमें, जो अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है उसको रिवाइज किया गया है, अपने एडॉन्स करके उन्होंने किया है। साथ ही साथ उन्होंने अब्यूजिव एक्ट्स को भी डिफाइन किया है कि कौन कौन से एक्ट्स अब्यूजिव कहलाएंगे सीड के रिगार्ड में, और जो भी इस एक्ट को वायलेट करेगा उसे पीनलाइज किया जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे आपको पता क्या होना चाहिए, बेसिकली ये एक पार्ट पता होना चाहिए कि अमेंडमेंट में बात कही गई है सीड की डेफिनेशन में इम्प्रोवाइजेशन करना और DUS को रिवाइज करने की बात की गई। इसमें क्या एग्जैक्टली चीज़ें उस पर ध्यान नहीं देना आपको, बट मेन चीज़ क्या है, इंस्टीट्यूशन में पब्लिक और प्राइवेट भी इंक्लूड होंगे, और जो DUS की गाइडलाइन है वो अभी भी अपडेट नहीं हुई है। आपको सिंपल मेन चीज़ क्या दिमाग में रखना है, वो है कि यहाँ पे सीट की डेफिनेशन और इंस्टीट्यूशन के रिगार्ड में। फिर अब देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रपोज टू बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सीड। तो अब थोड़ा सा ध्यान दोगे, फोर्थ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स ओनली, क्या केवल यही है जो डेफिनेशन ऑफ सीड में डाला गया है? नहीं, ये नहीं है। सीडिंग्स है यस, बल्ब्स है यस, टिश्यू कल्चर है यस। तो आप बोलोगे 1 2 3 इज द राइट वन। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।